हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी के प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिसके सही उत्तर सेशन कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। बीते 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष मामले की सुनवाई करते हुए अपना निर्णय सुनाते हुए महत्वपूर्ण व्याख्या दी है। यह मामला जुड़ा था महाराष्ट्र के पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका से। जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल को वैध बताते हुए स्पष्ट किया है कि कोई उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, बल्कि भारत में ही मूल रूप से उत्पन्न हुई भाषा है, जिसे हमेशा ही केवल एक खास समुदाय से जोड़कर देखा जाता रहा है। पातुर की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बांगड़े ने याचिका दायर कर कहा था कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम 2022 के तहत साइन बोर्ड पर सिर्फ मराठी का ही इस्तेमाल होना चाहिए। उनका तर्क था कि उर्दू का प्रयोग गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं जो उर्दू भाषा के प्रति समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उर्दू भारत में ही जन्मी और पली बढ़ी भाषा है और मराठी और उर्दू दोनों ही संविधान की 8वीं अनुसूची में समान दर्जा प्राप्त है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि भाषा को धर्म से जोड़ना ऐतिहासिक भूल थी और भाषाई विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। फैसले में उर्दू के रोचक इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। कोर्ट ने बताया है कि उर्दू का जन्म मध्यकाल में दिल्ली दक्कन क्षेत्र में हुआ था और यह फारसी, अरबी और स्थानीय बोलियों का एक सुंदर मिश्रण है। मुगल काल में यह प्रशासन और संस्कृति की प्रमुख भाषा बनी और मीर गालिब, इकबाल जैसे महान कवियों ने इसे समृद्ध किया। ये सभी बिंदु इस बात की पुष्टि करते हैं कि उर्दू भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। ब्रिटिश राज की फूट डालो और राज करो की नीति का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कड़े शब्दों में कहा कि अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों की भाषा बताकर समाज में विभाजन पैदा किया, जबकि सच्चाई ये है कि उर्दू तो सेना की छावनियों में सभी धर्मों के लोगों के बीच संवाद का माध्यम बनी थी। आपको बता दें कि उर्दू शब्द तुर्की भाषा के आर्डू से लिया गया है, जिसका अर्थ वास्तव में सैन्य शिविर या छावनी होता है। फारसी, अरबी और स्थानीय भारतीय भाषाओं यानी हिंदी, खड़ी बोली आदि के मिश्रण वाली यह भाषा सैनिकों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी भाषा को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और भाषा की बहुभाषी पहचान उसकी ताकत है। सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, सभी भारतीयों की भाषा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सिर्फ भाषाई विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारा पूरा भारत पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस फैसले के बाद अब अन्य राज्यों में भी भाषाई समानता के मामलों में यह एक मिसाल बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को 3 अलग अलग जगहों पर इस तरह बिठाया है कि अपना स्थान छोड़ते ही सारी व्यवस्था शून्य हो जाएगी। हाँ, हमारे नेतागण चाहे जितनी जुबानी जंग कर लें, ये नहीं बदलने वाला। इस बार हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए उसे सुपर संसद यानी कि सुपर पार्लियामेंट ही बता डाला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर सवाल उठाया जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिल पर निश्चित समय में फैसला देने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका लोकतंत्र पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकती। आगे राज्यसभा इंटर्न्स को संबोधित करते हुए उन्होंने न्यायपालिका पर कार्यपालिका और संसद के क्षेत्र में दखल देने का आरोप लगाया
और कहा कि अब हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यपालिका के काम करेंगे, सुपर संसद की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि निर्वाचित सरकार संसद और जनता के प्रति जवाबदेह है, जबकि न्यायिक हस्तक्षेप में यह जवाबदेही नदारद है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध परमाणु मिसाइल बताया है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी शक्तियों से संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। आगे धनखड़ ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के जले हुए नोटों की बरामदी की जांच का हवाला देते हुए न्यायिक अनियमितता का इशारा किया और संवैधानिक पदाधिकारियों को निर्देश जारी करने पर भी चिंता बताई है। संस्थागत संतुलन वाली व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका बिना एक दूसरे के क्षेत्र में दखल दिए अपना अपना काम करें और राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश देना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उपराष्ट्रपति के इन तीखे बयानों ने न्यायिक सक्रियता और संसदीय संप्रभुता पर बहस को फिर से भड़का दिया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ दो खेमों में बंटे हुए हैं। कुछ इसे न्यायपालिका पर जरूरी अंकुश बता रहे हैं, तो कुछ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर देने की चेतावनी दे रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के अनुसूचित जातियों यानी एससीज समूह के लोगों को 3 अलग अलग समूहों में विभाजित या वर्गीकृत करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम बीते वर्ष अगस्त माह में सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें एससी और एसटी समुदायों के भीतर आरक्षण के उपवर्गीकरण को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इस कदम के साथ ही तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस फैसले को जमीनी हकीकत बनाने का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। इस निर्णय के तहत राज्य सरकार ने तेलंगाना शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 लागू करते हुए कुल 59 एससी उपजातियों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें समूह 1 यानी सबसे पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत माला, मादगा जैसी 15 उपजातियां शामिल हैं, जिनमें राज्य की कुल एससी आबादी का सिर्फ 0.5% होने के बावजूद 1% आरक्षण दिया गया है। वहीं समूह 2 यानी मामूली रूप से लाभान्वित श्रेणी की 18 उपजातियों को 9% तथा समूह 3 यानी अपेक्षाकृत उन्नत के अंतर्गत 26 उपजातियों को 5% आरक्षण आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि इस वर्गीकरण में इन 26 उपजातियों की कुल 3.43% आबादी शामिल है, जिन्हें नई श्रेणियों में शिफ्ट किया गया है। वहीं 59 में से 33 उपजातियां अब भी अपनी पुरानी श्रेणी में ही रहेंगी। तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह वर्गीकरण तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो सबसे वंचित को न्याय दिलाएगी, लेकिन पहले से अधिसूचित रिक्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सरकार ने 2026 की जनगणना के बाद आरक्षण प्रतिशत में फिर से बदलाव की संभावना जताई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए भी ऐसा ही वर्गीकरण जल्द किए जाने की उम्मीद है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में ही कहा था कि एससी एसटी समुदायों के भीतर भी पिछड़ेपन की अलग अलग डिग्री होती है। तेलंगाना सरकार का यह कदम आरक्षण के भीतर आरक्षण की अवधारणा को साकार करता है, ताकि सबसे पिछड़ों को ज्यादा नहीं बल्कि अनिवार्य लाभ मिल सके। अब संभावना यह है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों यानी एससीज का त्रिस्तरीय वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 15(4) यानी कि राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान तथा 16(4) यानी सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्याख्या के तहत किया गया है। यानी ये प्रावधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देते हैं। अब तेलंगाना का यह कदम संविधान सम्मत है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। यह समानता के भीतर समानता यानी इक्वलिटी विद इन इक्वलिटी के सिद्धांत को लागू करता है, जिससे सबसे वंचित समूहों को न्याय मिल सके। कर्नाटक में एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिसका प्रभाव यह है कि इसने जहां एक और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, वहीं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ये चर्चा का मुद्दा बन गया है। हम बात कर रहे हैं 2015 में हुए जातीय सर्वेक्षण की।
इस रिपोर्ट में समाज के हर वर्ग को लेकर सिफारिशें दी गई हैं, लेकिन इन्हीं सिफारिशों ने आज सियासत और समाज दोनों को धड़ों में बांट दिया है। आइए समझते हैं कि क्या दिया गया है रिपोर्ट में। इस सर्वे में राज्य की 5.9 करोड़ जनसंख्या का आकलन करते हुए ओबीसी आरक्षण 32% से बढ़ाकर 51% तक करने की बात कही गई है। इसके अलावा SC/ST मिलाकर कुल आरक्षण 70% तक पहुंच सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% सीमा से बहुत अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या राज्य में कुल जनसंख्या का लगभग 12.6% है और इनके लिए आरक्षण को वर्तमान 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश दी गई है। वहीं वोक्कालिगा समुदाय की आबादी 73 लाख आंकी गई है, जिसमें 7% आरक्षण देने का सुझाव दिया गया है। वीरशैव लिंगायत समुदाय की जनसंख्या 81.3 लाख बताई गई है, जिसके लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की गई है और इसके अलावा अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 1.1 करोड़ मानी गई है, जिसमें कुल 108 उपजातियां शामिल हैं। इन सिफारिशों का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना बताया गया है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले 1992 को चुनौती देती नजर आ रही है, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि आरक्षण 50% से अधिक सिर्फ असाधारण परिस्थिति में ही बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि यह सर्वेक्षण कांताराजू समिति द्वारा 2015 में किया गया था, लेकिन 9 साल तक इसे दबा कर रखा गया। अब जब यह रिपोर्ट सामने आई है तो हर कोई इसमें अपनी भूमिका और एक हक तलाश रहा है। लंबे समय से लगातार चर्चा में रहे वक्फ संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में नियुक्तियों पर अगली सुनवाई तक कोई बदलाव न किया जाए। यह आदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें गैर मुसलमानों को वक्फ प्रशासनिक निकायों में शामिल करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आश्वासन लिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी वक्फ संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा और न ही उसकी स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा, चाहे यह अधिसूचित हो या फिर पंजीकृत। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में 5 मई तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन होने पर नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रतिबद्धता के विपरीत कोई कदम नहीं उठाएगी। उन्होंने न्यायालय से 7 दिनों का समय मांगा ताकि संशोधनों के पीछे ऐतिहासिक संदर्भ और जनता के प्रतिनिधित्व का विस्तार से पेश किया जा सके। तुषार मेहता ने आगे कहा है कि यह विचारणीय कानून है जिससे लाखों लोगों का हित जुड़ा हुआ है। इस कानून ने कई निजी संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। हम पिछले 100 साल के विधायी इतिहास को कोर्ट के सामने रखेंगे। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्वीकार किया कि 2025 के अधिनियम में कुछ सकारात्मक पहलू अवश्य हैं, लेकिन कोर्ट ने मामले से जुड़े हितधारकों को प्रभावित करने वाले बड़े बदलावों से बचने पर जोर दिया है, जहां इन संशोधनों पर लोगों के बीच बहस छिड़ी हुई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये संशोधन वक्फ की इस्लामिक पहचान को कमजोर करते हैं, जबकि सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ भूमि का दुरुपयोग रुकेगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में पूर्ण अलगाव की मांग करता है। भारत में यह सिद्धांत अमेरिकी संविधान की तरह कठोर नहीं है, बल्कि कार्यात्मक अतिव्यापन की अनुमति देता है। मंत्रियों का संसद सदस्य होना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति न्याय पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में लीक हुई कर्नाटक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 में ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के लिए श्रेणी 2 के तहत 8% आरक्षण का प्रस्ताव है, जो उनके मौजूदा कोटे से दोगुना है। वोक्कालिगा और वीरशैव लिंगायत समुदायों को क्रमशः 7% और 8% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है।
SC/ST आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को पार कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? आगे मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में एक आवश्यक कदम है, लेकिन यह राजनीतिक दुरुपयोग का शिकार भी हो सकती है। इस कथन के आलोक में भारत में जाति आधारित आंकड़ों के संग्रह की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर की रूपरेखा में आप पृष्ठभूमि में मंडल आयोग, इंदिरा साहनी केस और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं आदि लिख सकते हैं। तर्क में पक्ष में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में इसमें मदद मिलने की जो संभावनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा कीजिए। संसाधनों का समान वितरण और नीतियों को लक्षित कार्यान्वयन किस प्रकार से होगा उस पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही विपक्ष के तर्क में जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने का खतरा, राजनीतिक दलों द्वारा जाति जनगणना का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा की जा सकती है। अंत में निष्कर्ष में डेटा की पारदर्शिता और निष्पक्ष नीति निर्माण के बीच संतुलन आवश्यक है, इसे बताते हुए अपने प्रश्न के उत्तर को समाप्त करें। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की न्यायिक सक्रियता पर टिप्पणियां शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से अधिक संस्थागत खींचातान को दर्शाती हैं। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के दृष्टिकोण में उपराष्ट्रपति धनखड़ की चिंताओं के ऊपर आप टिप्पणियां कर सकते हैं, जैसे न्यायपालिका का विधायी या कार्यकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप, अनुच्छेद 142 की भूमिका जिसमें कानूनी खाली स्थान भरने में सहायक या अतिक्रमण पर आप प्रश्न कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस के सिद्धांतों के विपरीत क्या न्यायपालिका सुपर संसद बन रही है, इसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही निष्कर्ष में संवैधानिक संस्थाओं को सहयोगात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, ये बताते हुए अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी विरद लाइव नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।